गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वायुमंडल का अध्ययन करने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने स्थलमंडल के विषय में पढ़ा और स्थलमंडल में हमारा जो आखिरी लेसन था खनिज और शैल से संबंधित, और हमने खनिजों के विषय में चर्चा की और शैलों के विषय में चर्चा की। ठीक है, तो शैलों के विषय में हमने आग्नेय औषधि कायांत्रिक शैलें पढ़ी। उसके बाद हमने शैली चक्र पढ़ा। ठीक है, तो शैली चक्र में जो आपको मैंने पढ़ाया उसमें आपको क्या करना है कि वो जो डायग्राम यहाँ पे जो बोर्ड पे हमने बनाया था, ठीक है, वही आपका डायग्राम आपको क्या करना है, वही बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको शैली चक्र के डायग्राम के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। डायग्राम क्या है, जो बोर्ड पे बनाया गया, किस प्रकार से मैग्मा ऊपर आता है, आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी बनती है, कायांत्रित बनती है, और फिर कायांत्रित चट्टानों में विभिन्न प्रकार से जब परिवर्तन होते हैं भूपटल पर तो वापस वो मैग्मा में बदल जाती है। इस प्रकार से वो जो पूरा चक्र यहाँ पे बनाया गया था वही आपके लिए क्या करना है, नोटबुक में डायग्राम बनाना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वायुमंडल के संगठन की चर्चा की। विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलकण इत्यादि वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना की। ठीक है, वायुमंडल की संरचना से संबंधित हम बातों की चर्चा करेंगे। वायुमंडल की संरचना क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि पाए जाते हैं। और वायुमंडल में हम जो संरचना की चर्चा करना जा रहे हैं, हम ये संरचना तापमान और घनत्व के आधार पर, किसी जो महत्वपूर्ण वैल्यू तापमान और घनत्व, इनके आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं, वायुमंडल में जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं, तापमान में भी कमी आती है तो घनत्व में भी कमी आती है। ठीक है, एक संस्तर की हम बात करते हैं, लगभग हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं घनत्व में तो कमी आती है, तापमान में भी कमी आती है। अलग अलग प्रकार से हम कुछ तथ्यों का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। और वायुमंडल की संरचना को समझने के लिए प्रमुखतया वायुमंडल को 5 परतों में बांटकर, जैसे कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी 3 परतों में बांटकर, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे वायुमंडल की संरचना पढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल की जब संरचना पढ़ेंगे इसे 5 प्रकार से या 5 परतों में बांटकर हमें पढ़ाने का प्रयास किया गया है। पहला बात करते हैं शोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, नंबर 4 है आयन मंडल, नंबर 5 है बहिर्मंडल। इस प्रकार से 5 परतों के माध्यम से आपको वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हम पहली परत लेते हैं शोभ मंडल। ठीक है, तो पहली परत का हम अध्ययन करते हैं शोभ मंडल। अब शोभ मंडल के विषय में हम क्या क्या इसमें हमें महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना है कि जैसे हम जाते हैं धरातल से ऊपर की तरफ, जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी हम अभी जहां पे हैं ये कौन सा मंडल है, शोभ मंडल है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, स्थल मंडल से जो ऊपर वाला भाग है जहां से हम वायु की चर्चा करते हैं वो शोभ मंडल हो जाता है। और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे धूल कण, जलवाष्प इत्यादि पाए जाते हैं और ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो इनमें कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये शोभ मंडल की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, इनकी हाइट ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर तक है। वही हम बात करें भूमध्य रेखा तक कितनी है, 18 किलोमीटर तक। यानी भूमध्य रेखा पर तो इसकी मोटाई है ज्यादा और भूमध्य रेखा मतलब विषुववृत्त पर इसकी मोटाई है ज्यादा और ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम। अगर हम एवरेज लगाते हैं कि इसका एवरेज कितना है, ठीक, इसका शोभ मंडल का अगर हम एवरेज लगाते हैं तो एवरेज कितना आता है, 13 किलोमीटर। यानी शोभ मंडल की ऊंचाई हम चाहे तो कितना कह सकते हैं कि शोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अगर हम वैसे बात करें इसको अलग करके कि शोभ मंडल ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर ऊंचा और विषुववृत्त पर कितना है, लगभग 18 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सौर मंडल की ऊंचाई की चर्चा की। सौर मंडल में जो सबसे प्रमुख जो बात है एनएलआर, नॉर्मल लेफ्ट रेट, यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर से मतलब क्या है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं सामान्य ताप ह्रास दर कि जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे ही धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं सौर मंडल में तापमान घटने लगता है एनएलआर के अनुसार। एनएलआर क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। यानी जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तापमान कितना कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे धरातल की, हम जब वायुमंडल की चर्चा करते हैं कि यहाँ से हम जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, कितना गए, 165 मीटर में ऊपर गए, तो 165 मीटर ऊपर गए तो तापमान कितना कम हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रत्येक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो सौर मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर क्या हो जाता है, तापमान में कमी आती है। क्या होता है, तापमान में कमी आती है। सौर मंडल से जो ऊपरी परत की हम बात करते हैं समताप मंडल की, नंबर 2। लेकिन समताप मंडल और शोभ मंडल के मध्य में यहाँ पे जो सीमा पाई जाती है उसे हम कहते हैं शोभ सीमा। क्या बोलेंगे ना, शोभ सीमा। यानी समताप मंडल और शोभ मंडल को अलग करने वाली जो सीमा उसका क्या नाम है, शोभ सीमा, जिसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। समताप मंडल शोभ मंडल को अलग करने वाली।
अब हम समताप मंडल की चर्चा करते हैं। यहाँ पर लगभग हम बात करते हैं तापमान समान सा रहता है, लेकिन लगभग बताया यहाँ पे कि 15 से लेकर जो 20 से लेकर जो 35 किलोमीटर वाली जो परत है उसमें क्या पाई जाती है, O3 ओजोन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। लगभग कितना, 20 से लेकर 35 किलोमीटर वाली जो ऊंचाई की जो परत है। वैसे समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें, सौर मंडल से ऊपर लगभग जो क्या पाया, सौर सीमा है, सौर सीमा से ऊपर लगभग, सौर सीमा की मोटाई होती है लगभग 61.5 किलोमीटर तक, यानी सौर मंडल और समताप मंडल करेंगे सौर सीमा 61.5 किलोमीटर की मोटाई होती है, ठीक है। और उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि सौर मंडल सौर सीमा से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक, इतना 50 किलोमीटर की हाइट तक जो सीमा है उसे हम बोलते हैं सौर सीमा। क्या बोलेंगे हम, सौर सीमा कहेंगे, ठीक है। आगे हम 50 किलोमीटर तक की जो हाइट है इसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल, ठीक है ना। थोड़ा सा गलत हो गया, सौर सीमा से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो मंडल उसे हम क्या कहेंगे ना, समताप मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, समताप मंडल कहेंगे। और समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस, लगभग 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है ना, ओजोन गैस का आवरण यहाँ पे पाया जाता है। और ओजोन गैस क्या करती है, धरातल से जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये हमारे धरातल पर पहुंचती है। धरातल से आने से पहले ओजोन गैस इसमें क्या करती है, रोक लेती है। ओजोन गैस क्या करती है, रोक लेती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। लेकिन हमारे द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, कहीं ना कहीं ओजोन गैस की कमी हो रही है, जिससे हमें भारी नुकसान होने लगा है। और भविष्य में अगर हमने इसे नहीं रोका ओजोन परत के क्षरण को, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। समताप मंडल लगभग यहाँ पे तापमान समान सा रहता है, लेकिन ओजोन परत जहाँ पे ये सूर्य की किरणों को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, इस स्थान पर क्या हो जाता है, समताप मंडल में तापमान बढ़ जाता है। लगभग हम बात करते हैं कि जो हमारे वायुयान है समताप मंडल में भी एक स्टेबल रूप से यहाँ पे क्या करते हैं, उड़ते हैं। या आगे हम जो चर्चा करते हैं मध्यमंडल की, जो मध्यमंडल और समताप मंडल के मध्य यहाँ पे जो है सीमा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, समताप सीमा कहते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की जो सीमा है इसे हम क्या कहते हैं, समताप सीमा कहते हैं। जो मध्यमंडल समताप मंडल अलग करती है। और मध्यमंडल की जो प्रमुख विशेषता है, ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल है। और यहाँ पे तापमान में तीव्र गति से कमी आती है। तापमान में क्या होता है, कमी आती है। अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा था तापमान में बढ़ोतरी हो रही है सौर मंडल में, तापमान बढ़ोतरी हो रही है सौर मंडल में। समताप मंडल की हम बात करते हैं, तापमान क्या हो रहा है, स्टेबल है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं ओजोन परत की, ओजोन परत में क्या हो जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है। ओजोन परत में तापमान क्या होता है, बढ़ लगता है, क्योंकि सूर्य से आने वाले परागण किरणों को अवशोषित करता है, तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि मध्यमंडल में क्या होता है, तापमान में कमी आती है। इधर देखो तापमान बढ़ेगा और इधर की तरफ तापमान घटेगा, यहाँ से हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और मध्यमंडल की हम बात करते हैं तो मध्यमंडल में क्या होता है, तापमान तेजी से कम हो जाता है। इस प्रकार से हम बात करें लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंच जाता है, ठीक है। तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल। आगे हम बात करते हैं मध्यमंडल और आयनमंडल को अलग करने वाली जो सीमा है, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सीमा, मेसोपोज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मध्यमंडल के आगे आयन मंडल। आयन क्या होते हैं, विद्युत आवेशित जो कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयन बोलते हैं। विद्युत आवेशित कणों को क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल को अलग करने वाली है मध्य सीमा, आयन मंडल, और मध्य मंडल को अलग करने वाली है मध्य सीमा। अब ये वो क्या रहा है, यहाँ पे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे तापमान क्या होता है ना, बढ़ता है। विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी हम बात करते हैं, पदार्थों की हम चर्चा करते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और यही जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण तापमान बढ़ता है। इस प्रकार से इस मंडल में तापमान बढ़ जाता है। और बहिर्मंडल की हम बात करें, यहाँ पे तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि 400 किलोमीटर तक 80 से लेकर आयन मंडल है, और 400 किलोमीटर से आगे की तरफ हम बात करते हैं बहिर्मंडल। पूरी तरह से इस प्रकार से ये बहिर्मंडल की हम चर्चा करते हैं, पूरी तरह क्रिया क्या होता है, अंत में ऊंचाई अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस प्रकार से हमने वायुमंडल की संरचना की बात की, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर एक और हमारे पास जो बिंदु है कि मौसम और जलवायु के तत्व, इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अल्पकालीन जो
वायुमंडलीय दशाएं हैं, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, उन्हें तो कहते हैं मौसम। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को तो मौसम कहते हैं और दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु के तत्वों की बात करें कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन से हैं, तो तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, अलग अलग प्रकार से हम इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वायुमंडल की संरचना के बारे में हम अध्ययन किया है। और आपको वापस से बताता हूँ, शैली चक्र जो आपने पढ़ा उसका डायग्राम अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वापस वीडियो देखिए, वहां जो बोर्ड पर डायग्राम बनाया गया है वही उसका डायग्राम है।